अपेंडिक्स एक तरह से कहा जाए तो एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, जैसा हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं अपने बायोलॉजी के बुक्स में कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। हम मेडिकल्स जो करते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, उन्हें एग्जैक्टली पता रहता है कि अपेंडिक्स का काम क्या होता है। अपेंडिक्स बेसिकली वो एक तरह से कहिए कि इन्फेक्शन को, आपके बॉडी में अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो वो इंडिकेट कराता है। जैसे पेशेंट को कभी कभी अपेंडिसाइटिस के पेन होते हैं, दैट मीन्स कि पेशेंट के इंट्रा एब्डोमेन मतलब पेट में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हुआ है, जो कि वो इंडिकेट करा रहा है कि अपेंडिक्स उसका इन्फ्लेम्ड। तो एक कहिए एक तरह से कि वो एक इंडिकेटर है जो कि आपके जो कि पेट के इन्फेक्शंस को बताता है। तो एक तरह से अगर अगर आपके शरीर में कहीं इन्फेक्शन नहीं है तो अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। बट अगर इन्फेक्शन होता है तो अपेंडिक्स इज एन इंडिकेटर कि वो पेशेंट को अपेंडिसाइटिस के भी फीचर्स आ सकते हैं। सो दैट इज व्हाट इज अपेंडिक्स। ओके। एंड अगर एनाटॉमिकली देखा जाए तो हमारे शरीर में दो तरह की गट्स होते हैं जिसको हम लोग इंटेस्टिन कहते हैं। एक होता है स्मॉल गट, एक होता है लार्ज गट। तो हमारे पेट से वो स्मॉल गट ऐसे चलता है पाइप की तरह, और वो जाके लार्ज गट में कंबाइन करता है, एंड देन वहां से फुल फुल प्रोसेस होता है जो आप स्टूल पास पेशेंट्स करते हैं या फिर पर्सन करता है। तो वो जो लार्ज गट और स्मॉल गट का जंक्शन है, वहां पे एक अपेंडिक्स होता है जिसको हम लोग वेस्टिजियल करते हैं। तो जो वो उसका लोकेशन होता है। अपेंडिसाइटिस से कुछ क्लासिक फीचर्स होते हैं। जैसे हमारे पास नॉर्मली पेशेंट्स आते हैं और वो पेन लेके आते हैं कि सर पेट में दर्द है। तो हम लोग उनसे हिस्ट्री जब पूछते हैं पेशेंट से सिम्टम वाइज कि भाई आपको क्या क्या तकलीफ और होती है पेट दर्द के अलावा, तो सबसे पहले तो ये बताते हैं कि सर हमें पेट दर्द हुआ था कुछ 4 दिन पहले, 5 दिन पहले पेट दर्द शुरू हुआ था। और जनरली अपेंडिसाइटिस का पेट जो दर्द होता है वो पेशेंट को नाइट में नहीं तो अर्ली मॉर्निंग ऐसे करके शुरू होता है, वो आफ्टरनून ये सब में नहीं होता। ठीक है। तो हम लोग 3 ट्रायड्स पढ़ते हैं। 3 सिम्टम का कॉम्बिनेशन होता है जिससे हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि पेशेंट को अपेंडिसाइटिस है। एक तो पेट में दर्द, दूसरा पेशेंट को फीवर होता है, और तीसरा पेशेंट को उल्टियां होनी शुरू हो जाती है। तो ये 3 ट्रायड अगर किसी पेशेंट में रहता है तो हम लोग सोचते हैं कि नहीं, एक फेवरेबल कंडीशन इस पेशेंट को अपेंडिसाइटिस ही। तो ये बात होती है। तो हमारे पास पेशेंट आते हैं जब, तो हम उनसे पूछते हैं तो वो यही बोलते हैं कि सर पेट दर्द जो होता है वो उनका मेन कंप्लेन होता है। अगर मान लीजिए इन्फेक्शन का रेट ज्यादा है शरीर में तो पेशेंट को फीवर भी होता है। लेकिन अगर ऐसा है कि इन्फेक्शन का रेट अभी बढ़ रहा है लेकिन पेशेंट को अचानक से पेट दर्द हुआ और वो हमारे पास आ गया, तो जरूरी नहीं है कि पेशेंट को पेट दर्द, ये फीवर हो या वोमिटिंग हो, ऐसी कोई जरूरत नहीं होती है। तो हम लोग का डायग्नोसिस जो होता है वो हम लोग जो बनाते हैं वो हम लोग हमेशा अपने मेडिकल टर्म में बोलते हैं कि अपेंडिसाइटिस इज ऑलवेज रूल्ड आउट बाय क्लिनिशियंस हैंड। उसके लिए आपको ज्यादा इन्वेस्टिगेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम लोग सीधे पेशेंट के पेट पे हाथ रखते हैं, और एक जहां राइट साइड में जैसे ही पेट पे हाथ रखते हैं पेशेंट को सडन पेन होता है, वो इंडिकेटिव होता है कि पेशेंट को अपेंडिसाइटिस है। उस तरफ पेशेंट को बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे फीमेल्स का देखा जाए तो ओवरीज, राइट एंड लेफ्ट। तो राइट ओवरी में अगर कोई पेशेंट को प्रॉब्लम है, किसी फीमेल को प्रॉब्लम है, तो उसके भी फीचर्स अपेंडिसाइटिस की तरह डील कर सकते हैं। अब आप बोलोगे तो सर सेपरेट कैसे करेंगे? तो सेपरेट ये करते हैं हम लोग कि पेशेंट से हम लोग उनकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री पूछते हैं, फीमेल पेशेंट से, कि आपको मेंसेस में कुछ प्रॉब्लम होती है या मेंसेस के टाइम में आपको तकलीफ ज्यादा होती है। अगर वो ये बोलती है कि हाँ सर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, तो हमारा सेकंड डिफरेंशियल ये बनता है कि माइट बी पेशेंट को कुछ ओवरी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरी बात ये होती है कि कभी कभी पेशेंट में होता है कि किडनी स्टोन, मतलब किडनी और उससे कनेक्टेड जो नली होती है जिसको हम लोग यूरेटर कहते हैं। तो किडनी हुआ, नली हुआ, और उसके नीचे थैली होता है जिसको हम लोग किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर कहते हैं। किडनी से पेशाब बनता है, यूरिन बनता है, यूरेटर के थ्रू ट्रैवल करता है और ब्लैडर में आके जमा होता है और फिर वहां से वो निकलता है। तो अगर इस नली में कहीं भी कभी कोई पत्थर जम गया या कोई पत्थर बन गया, तो वो भी एक फीचर डिफ्रेंशिएट करता है कि ये अपेंडिसाइटिस भी हो सकता है या फिर पेशेंट को यूरेटर का स्टोन के कारण भी प्रॉब्लम है। तो हम लोग फिर डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं अपेंडिसाइटिस और यूरेट्रिक स्टोन में? तो फिर पेशेंट से हम लोग पूछते हैं कि आपको पेशाब करने में कोई दिक्कत होती है क्या? अगर पेशेंट बोलता है कि हाँ सर पेशाब करने में लहर या जलन होता है हमें, या पेशाब करने में दर्द होता है, तो हमारे दिमाग में एक चीज और आती है कि
अपेंडिसाइटिस भी हो सकता है या फिर किडनी स्टोन के का प्रॉब्लम भी हो सकता है। तब हम लोग उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं और तब हम लोग रूल आउट करते हैं कि पेशेंट को एग्जैक्टली में क्या है। तो इस तरह से हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं अपने। बहुत सारे डिफरेंशियल्स होते हैं, बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जिससे अपेंडिसाइटिस को रूल करना पड़ता है। लेकिन मोस्टली अगर कोई एक्सपीरियंस्ड क्लिनिशियन है तो वो आपको पेशेंट को देख के, पेशेंट के सिम्टम्स को देख के एंड पेशेंट को अच्छे से एग्जामिन करके उसी समय बता देगा कि पेशेंट को अपेंडिसाइटिस के ही फीचर्स है। बाद बाकी इन्वेस्टिगेशन तो आप 5% बेसिस पे डिपेंड करता है। अपेंडिसाइटिस पेशेंट को बार बार रिकरेंट भी हो सकता है। मतलब एक बार हुआ तो पेशेंट ने दवा खरीद के खा लिया कि भाई पेट दर्द है, बगल के दुकान में गया, दवा खरीदा और खा लिया, उसका पेट दर्द ठीक हो गया। वो प्रॉपर डॉक्टर के पास जाके दिखाया नहीं। तो उस समय उसका हुआ कि भाई ठीक है, दर्द की दवा खा के पेट दर्द ठीक हो गया और उतना सीवियर इन्फेक्शन था नहीं तो सबसाइड कर गया। लेकिन वही चीज पेशेंट को वापस रिपीट होता है 6 से 7 महीने या 3 से 4 महीने के बाद। और वो जब होता है तो वो उससे ज्यादा सीवियर होता है। तब फिर पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास। तब डॉक्टर अगर एक्सपीरियंस्ड है, वो क्लिनिशियन एग्जामिन करते हैं और वो यही बोलते हैं कि आपको एक बार पहले भी फीचर आए थे लेकिन उस समय शायद आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया था, इसी कारण ये वापस ऐसे फीचर्स आपको डेवलप हुए हैं। और अगर उस समय, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर उस समय कुछ गोला या फिर लंप वहां पे नहीं बना हुआ है तो हम लोग सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड पेशेंट को बोलते हैं कि आपका परफेक्ट टाइम है अभी ऑपरेशन कराने का, आप ऑपरेशन करा लो। पेशेंट्स हमसे बार बार पूछते हैं कि सर क्या ये दवा से ठीक नहीं हो सकता, तो हम उन्हें यही एडवाइस करते हैं कि आप तो दवा खाए ही थे, तो फिर वापस आपको हो गया। ये आपका यही होगा कि आप दवा खाते रहोगे और ये आपको होते रहेगा। एक टाइम पे कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जो हम लोग नॉर्मली इमरजेंसीज में फेस करते हैं कि पेशेंट का अपेंडिसाइटिस जो है वो रप्चर कर गया, मतलब अपेंडिक्स जो है वो अंदर फट गया और फटने के कारण पूरे पेट में इंफेक्शन फैल गया। वो कंडीशन इमरजेंसी होती है। मतलब उसमें अगर आप तुरंत पेशेंट को ऑपरेट नहीं किए तो उसका सीवियरिटी जो होता है इन्फेक्शन का वो इतना बढ़ जाता है कि कभी कभी पेशेंट का डेथ भी हो जाता है उस कंडीशन। दैट्स वाई बहुत जरूरी होता है कि अगर आपको पेट में दर्द हुआ, नो मैटर व्हाट, किसी भी तरह का दर्द है, तो आप लोकल दवा दुकान में जाके दवा मत खरीदो। बेस्ट पॉसिबल थिंग होता है कि आप किसी एक डॉक्टर से, चाहे फिजिशियन हो चाहे सर्जन हो, जिनसे भी हो, आप उनसे मिल लो ताकि वो आपको सही सलाह दे सके। तो अपेंडिक्स जो है वो हम लोग नॉर्मली दूरबीन विधि से ही करते हैं अनटिल एंड अनलेस कि वो अपेंडिक्स फट गया। अगर फट जाता है तो नॉर्मली होता क्या है कि आपके शरीर, पूरे शरीर में पेट के अंदर पस जम जाता है और उसके कारण सब जगह आते और मोमेंटम जो कुछ भी अंदर है सब आपस में चिपक जाता है। तो उस टाइम पे लैप्रोस्कोपी विधि से ऑपरेशन करना रिस्की होता है। वो रिस्की इसलिए होता है क्योंकि आप जब लैप्रोस्कोपी विधि से ऑपरेशन करते हैं तो आप पूरे पेट को नहीं देख सकते या फिर पूरे पेट का सफाई नहीं कर सकते। तो उसमें हम लोग ट्रेडिशनल विधि जो होती है, पेट खोल के पूरा अच्छे से साफ सफाई करके अपेंडिक्स का निकाल के वो सर्जरी करते हैं। लेकिन अगर अपेंडिक्स फटा नहीं है या फिर रप्चर्ड नहीं है तो लैप्रोस्कोपी विधि जो होती है वो बेस्ट विधि होती है। वो इसीलिए क्योंकि लैप्रोस्कोपी विधि में नॉर्मली 3 छोटे छोटे इंसिजन्स हम लोग देते हैं। मतलब आप ऐसा बताओ कि आपको वो इंसिजन्स दिखेंगे भी नहीं विथ टाइमिंग। तो नॉर्मली वो 3 छोटे छोटे इंसिजन्स देके ही हम लोग अंदर सर्जरी सर्जरी वही चीज हुई है जो हम लोग कन्वेंशनल विधि करते हैं, लेकिन वही है कि आपका जो चीरा पड़ा है वो नहीं पड़ता है। तो इससे पेशेंट को फायदा ये होता है लैप्रोस्कोपी विधि से कि आज हम ऑपरेशन करेंगे, कल पेशेंट अपने घर पे रहेगा और वो अपना नॉर्मल डे टू डे वर्क जो होता है वो जल्दी रिज्यूम कर लेगा। मतलब ऑपरेशन के 3-4 दिन के बाद से ही वो घर में नॉर्मल काम जो होता है वो सब कर सकता है। हाँ, हम लोग पेशेंट को ये जरूर बोलते हैं कि अभी हैवी काम आप मत करना, थोड़े दिन रेस्ट करो, बाकी घर में जैसे नॉर्मल वर्क होता है, टहलना फिरना, आप आराम से बैठ फिर सकते हो, वो सब कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले के जमाने में होता था कि हम लोग जब चीरा दे के ऑपरेशन करते थे तो पेशेंट को हम लोग 8 दिन अपने पास रखते थे हॉस्पिटल में, ताकि उसका जो स्टिचेस लगे हैं उसके स्टिचेस को हम लोग काट के ही घर भेजे, क्योंकि बहुत बार ऐसी कंडीशंस आते थे कि स्टिचेस में इन्फेक्शन हो जाते थे तो हम लोग को वापस स्टिचेस को खोल के उसकी साफ सफाई करनी पड़ती थी। लेकिन लैप्रोस्कोपी विधि में ऐसी कोई भी समस्या आती नहीं है क्योंकि बहुत छोटे छोटे इंसिजन्स पड़ते हैं।
तो ना वुंड साइड का इन्फेक्शन होता है और ना ही ऐसी समस्या आती है कि पेशेंट को 8-8 दिन दोनों दिन आप अपने पास रखें। तो लैप्रोस्कोपी विधि के बहुत सारे फायदे हैं कि एक तो आप सबसे पहले घर जाओ अपने और अपना नॉर्मल डे टू डे वर्क रिज्यूम कर लो। और दूसरी बात है कि पेशेंट को ऑपरेशन के बाद जो पेन होते हैं वो बहुत कम होता है। तो डेफिनेटली लैप्रोस्कोपी अभी जो हमारे कंट्री में है या फिर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, दैट इज अ बूम टू पेशेंट्स। होता क्या है कि पेशेंट कभी कभी पेरिफेरीज में रहते हैं, मतलब गांव में रहते हैं, वहां पे वो लोकल डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा रहे हैं और उन्हें उतनी समझ नहीं है कि क्या दिक्कत हुई है पेशेंट को। तो वो पेशेंट को अननोइंगली कुछ भी दवा देते रहते हैं इन्फेक्शन के कंट्रोल करने के लिए, या फिर बुखार हो रहा है तो उसके लिए दवा देते रहेंगे। लेकिन जब तक आप उस सोर्स ऑफ इन्फेक्शन को हटाओगे नहीं, तब तक आप कितनी भी दवा दे दो वो कारगर नहीं हो। वो ठीक है आपका फीवर कम कर देगा, लेकिन इन्फेक्शन रेट आपका वो बढ़ा ही रहेगा। इसीलिए जितनी जल्दी पेशेंट हमारे पास आते हैं और जितनी जल्दी इंटरवेंशन हम लोग करते हैं, उतनी जल्दी पेशेंट का रिकवरी बेटर होता है। जितने लेट पेशेंट आते हैं, क्योंकि होता क्या है कि मान लीजिए आज आपका अपेंडिक्स फटा और पेशेंट 7 दिन के बाद हमारे पास आ रहा है, तो ऑलरेडी वो 7 दिन पेशेंट सेप्टिसीमिया में, मतलब पूरे शरीर में उसके इन्फेक्शन फैले हुए। तो इन्फेक्शन जब पूरे शरीर में फैलते हैं तो आपका लिवर, आपका किडनी, सब कुछ इफेक्ट होता है। तो उस कंडीशन में पेशेंट का जो प्रोग्नोसिस होता है और पेशेंट को जो बचाने की, पेशेंट को जो हम लोग पेशेंट अटेंडेंट को जो बताते हैं कि देखो रिस्क की बात है क्योंकि आपने लेट कर दिया है लाने में, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे, हायर एंटीबायोटिक्स और देने पड़ेंगे इसमें ताकि इन्फेक्शन बहुत ज्यादा जो बढ़ा है उसको कंट्रोल कर सके। बाद बाकी आगे देखते हैं। हम लोग हमेशा पेशेंट को ऐसे ही कहते हैं। नॉर्मली अगर सही तरीके से उस समय भी इंटरवेंशन कर दिया गया, तब तो पेशेंट देखते हैं हम लोग कि 8 to 9 डेज में बैक टू जो सेप्टिसीमिया स्टेट में से रिड्यूस होकर अपने नॉर्मल इसमें आने लगता है। लेकिन अगर ऑलरेडी इफेक्टेड पेशेंट है, जैसे बहुत सारे डायबिटीज के पेशेंट होते हैं जिसमें इम्यूनिटी आपकी बहुत लो हो जाती है, ऐसे पेशेंट्स का बचना मुश्किल हो जाता है ऐसे कंडीशन में, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीजें अफेक्ट हो गई रहती है। तो डिपेंड करता है हमारे पास कि पेशेंट किस स्टेट में आ रहा है और कितने दिन के बाद आ रहा है। बहुत सारे होते हैं इमरजेंसीज में हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो सारे इन्वेस्टिगेशंस लेके आते हैं। उस इन्वेस्टिगेशन को हम लोग देख के बता देते हैं कि पेशेंट का आगे क्या फेट होने वाला है। आपका जो किडनी प्रोफाइल्स है, किडनी फंक्शन टेस्ट है, वो बहुत ज्यादा सीवियरली रेज्ड रहेगा, इन्फेक्शन बहुत सीवियरली रेज्ड रहेगा। पेशेंट कभी कभी ऐसे स्टेट में आता है कि वो होश में नहीं रहता है। ऐसे स्टेट में पेशेंट को ये बता पाना कि बचेगा कि नहीं बचेगा, ये मुश्किल होता है हमारे लिए। हम लोग ट्राई उतना ही करते हैं, लेकिन वही होता है ना कि आप कितनी भी दवा दे दो, लाख रुपए की दवा दे दो, लेकिन पेशेंट का शरीर कितनी दवा ले रहा है उस पर डिपेंड करता है। सर्जरीज होती तभी है जब उस चीज की नीड हो। ये नहीं कि अपना आप मन से जा रहे हैं कि कोई गार्डन तो है नहीं कि आप घूमने चल जाए हॉस्पिटल में। आप जाते हैं हॉस्पिटल तब है जब आपको तकलीफ होती है। और हम लोग भी एज ए डॉक्टर, जो ऑनेस्ट डॉक्टर है, तो डॉक्टर्स बहुत सारे हैं, लेकिन जो ऑनेस्ट डॉक्टर है वो यही बोलेंगे, सलाह देंगे कि जब आपको तकलीफ नहीं है तो उसको मत निकलवाओ, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ रोल तो होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि वो एज ए इन्फेक्शन प्रिडिक्टर होता है कि आपके शरीर में इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो एक वो चीज है। नॉर्मली कुछ सर्जरीज में ऐसे होते हैं जब पेशेंट डिमांड करता है, जैसे हमारे पास और बहुत सारे होते हैं, जैसे पेशेंट कभी कभी हिस्टेक्टमी कराने आते हैं, यूट्रस रिमूवल की सर्जरीज होती है जो इंडिकेटेड होता है किसी पेशेंट में। तो पेशेंट पहले ही कंसेंट हमसे बोलते हैं कि सर हमारा अपेंडिक्स भी साथ में निकाल दो, क्योंकि एक इंसिजन पड़ता है तो उसमें साथ साथ सर्जरी हो सकती है। तो उस कंडीशन में हम लोग पेशेंट से कंसेंट लेते हैं कि आप चाहते हो इसीलिए हम निकाल रहे हैं। ये हमारा कहना नहीं है कि हम निकालेंगे ही निकालेंगे, आप बोल रहे हो इसलिए हम निकाल रहे हैं। अगर आप, और इसके लिए आपको रिटन कंसेंट लेना बहुत जरूरी है। विदाउट कंसेंट नो वन कैन ऑपरेट ऑन। So that's why we doctors always used to take consent. We used to tell patient what we are going to do, and until if the patient agrees, then only we proceed. Otherwise, we stop. We don't. Normally, हम लोग जो जंक फूड्स खाते हैं बाहर, और जैसे बहुत फीमेल्स का ही ले लीजिए, बाहर जाके चाट, गोलगप्पे, पानी पूरी सब खा रहे हैं जबरदस्त, उसके कारण पेट का इन्फेक्शन होने का चांस ज्यादा है। क्योंकि किस तरह से वो बाहर
खिला रहा है आपको, कितने हाइजीन मेंटेन कर रहा है, वो आपको नहीं पता। तो ऐसे पेशेंट्स में अपेंडिसाइटिस होता है, हम लोगों ने देखा भी है, अपेंडिसाइटिस के पेन होते हैं। लेकिन अगर आप पूछोगे कि अपेंडिसाइटिस के कॉजेस है, तो कॉजेस कोई भी चीज क्लियर नहीं है। नॉर्मली हम लोग यही बोलते हैं कि दैट इज बिकॉज ऑफ वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसी के कारण है। या फिर कभी कभी होता है कि स्टूल जो होता है वो आके अपेंडिक्स के ल्यूमन को, मतलब पाइप को, उस पे आके फंस जाता है, जिसके कारण ऊपर अपेंडिसाइटिस के फीचर डेवलप होते हैं। तो आप जैसे बोलोगे कि अपेंडिसाइटिस प्रिवेंट कर सकते हैं कि नहीं, तो मैं यही सलाह दूंगा कि आप हेल्दी खाओ, और बाहर का जंक फूड्स उतना ज्यादा मत खाओ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मत ही खाओ, लेकिन केवल जंक फूड्स ही मत खाओ, हेल्दी खाओ। एंड वाटर का ध्यान रखो, बाहर के पानी मत पियो। अगर जाते हो बाहर तो घर से पानी लेके जाओ, वो सब करो, तो आप एक चांस ये रहता है कि आपको अपेंडिसाइटिस के फीचर्स डेवलप नहीं